अलेक्जेंडर द ग्रेट हो या फिर मंगोल का इन्वेंशन हो या फिर मुगल कैवेलरी हो, 2000 साल तक एक चीज़ ने बैटलफील्ड को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया। उसे हॉर्स कैवेलरी कहा जाता है। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हॉर्स कैवेलरी गायब हो गई? ऐसा क्या बदला कि जो बैटलफील्ड पे एक तरफा राज करती थी, आगे जाके उनकी ज़रूरत ही बैटलफील्ड पे महसूस नहीं होने लगी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट्री। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कैवेलरी जिसने बैटलफील्ड के ऊपर राज किया था वो वक्त के साथ गायब हो गई या फिर वैनिश हो गए। लेकिन ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैवेलरी जो बैटलफील्ड पर एक वक्त पे इतनी स्ट्रांग थी, वो स्ट्रांग होने के पीछे उसके राज क्या थे, यानी क्या ऐसी वजह थी जिस वजह से बैटलफील्ड के ऊपर कैवेलरी डोमिनेट करती थी। उसकी कोई एक रीज़न नहीं, उसके एक्चुअल में तीन रीजन है। सबसे पहला रीज़न आता है स्पीड। क्योंकि कैवलरी है, हॉर्स है, तो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ते थे। और अगर उसके ऊपर कोई पर्सन है जो बैठा है, साथ में एक हथियार के साथ बैठा है, और एक कैवलरी नहीं कई सारे लोग हैं, तो आप जाहिर सी बात समझ सकते हैं कि वो एक ताकतवर तो वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि उसके पास स्पीड है, तो बैटलफील्ड चाहे जितने भी बड़ी हो, उसको बड़े आसानी से स्मॉल मिनट्स के अंदर ही क्या कर सकते थे, पार कर सकते थे। यानी अगर इन्फेंट्री और कैवलरी दोनों एक साथ दुश्मन की तरफ आगे बढ़ रहे, तो जितना वक्त इन्फेंट्री को दुश्मन के पास पहुंच के उन्हें मारने में लग सकता था, कैवलरी को उससे आधे से भी ज्यादा कम वक्त लग सकता था, और ज्यादा डेंजरस रिजल्ट के साथ वो बैटलफील्ड को डोमिनेट कर सकती थी विद स्पीड। उसकी सेकंड जो सबसे बड़ी ताकत आती थी, वो आती थी उसकी शॉक देने की काबिलियत। शॉक यानी काफ़ी, आप जाहिर सी बात समझ सकते हैं कि क्योंकि समझो अगर कोई एक कैवलरी का ग्रुप है जहाँ पे एक से अधिकतम घोड़े, यानी समझो 500 से 1000 घोड़े एक दल के एक साथ किसी इन्फेंट्री के ऊपर अटैक कर रहे, किसी यूनिट के ऊपर, दुश्मन की यूनिट के ऊपर अटैक कर रहे, तो जाहिर सी बात है जब इतने सारे घोड़े विद वेपन्स अगर किसी इन्फेंट्री यूनिट के ऊपर अटैक करेंगे, तो सामने वाली जो यूनिट रहेगी या जो आर्मी रहेगी, वो ऑटोमेटिक शॉक फील करेगी, वो थोड़ी डर जाएगी, और जिस वजह से वो ना सिर्फ शरीर से टूटेंगे बल्कि मन से टूटेंगे। तो ये जो शॉक दुश्मन के दिलो दिमाग में जो आता था, जिस वजह से बिना ज़्यादा लड़े ही कैवलरी बैटलफील्ड को क्या कर देती थी, बड़े आसानी से डोमिनेट कर देती थी। तीसरा जो सबसे बड़ी ताकत आती थी जो कैवलरी के साथ मिल जाती थी, वो मिल जाती थी फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि कैवलरी थी, काफ़ी जल्दी से मूव कर सकती थी, स्पीड के साथ मूव कर सकती थी। तो नॉर्मल तौर पे उस वक्त के जो आर्मी जनरल्स होते थे, उसे वो स्काउट के रूप पे भी देखते थे। स्काउट के रूप पे देखना यानी एक कहते ना कि जैसे कि निगरानी के तौर पे देखना। यानी अगर सामने वाले आर्मी की मूवमेंट को जानना है, तो एक इन्फेंट्री पर्सन को वो जानकर वापस जानकर अपने खेमे में लाने के लिए लंबा समय लग सकता था। लेकिन वहीं पे कैवलरी बड़ी तेज गति से दुश्मन के आसपास जाके वो इंफॉर्मेशन गैदर करके, उनकी पोजीशन को गैदर करके, कहाँ कहाँ पे पोजीशन है दुश्मन की वो जानकर, तुरंत बड़े कम समय में अपने खेमे में आके वो सारी इंपॉर्टेंट दस्तावेज या इंफॉर्मेशन है जो उनके आर्मी जनरल या कमांडर को दे सकते थे। वहीं पे उसका जो सेकंड बेनिफिट आता था, जो कैवलरी के साथ आता था, वो आता था कि वो बड़े आसानी से फ्लैंकिंग कर सकती थी। यानी अगर कोई जब जंग चल रही होती है, यानी जब बैटल फील्ड के ऊपर दोनों आर्मी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, तो इन्फेंट्री जनरली तौर पे आमने सामने की जंग में जाती है। यानी अगर दो इन्फेंट्री आपने एक दूसरे की तरफ लड़ेंगी, तो दोनों इन्फेंट्री एक दूसरे के साथ एकदम आमने सामने की तरफ से लड़ सकते थे। लेकिन कैवलरी की केस में ये चीज़ नहीं आती थी। कैवलरी बड़े आसानी से पीछे से या फिर साइड से अटैक कर सकते थे, यानी फ्लैंकिंग मनोवर कर सकती थी, जिससे वो दुश्मन को बड़ी आसानी से, बड़ी घातक रूप से हरा सकती थी। यही सारी वजह है कि कैवलरी बैटलफील्ड के ऊपर राज करती थी, जिस वजह से बैटलफील्ड के ऊपर अगर किसी फोर्स के पास अगर कैवलरी के बड़े यूनिट्स हो, तो कहीं ना कहीं बैटलफील्ड पे बैटल लड़ने से पहले ही उस सामने वाली जो यूनिट है, उनका जीतने के आसार काफ़ी बढ़ जाते थे। लेकिन वक्त के साथ कैवलरी बैटलफील्ड के ऊपर उतनी डोमिनेट नहीं होने लगी थी। जैसे ही वक्त बदलने लगा, स्पेशली विक्टोरिया एरिया के पास, यानी उस दौर में टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी थी। जैसे ही टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, बैटलफील्ड के रूल्स, जो बैटल को लड़ने के जो तो तरीके थे, वो बदलने लगे थे। अब तलवारों से ज़्यादा बैटल्स बंदूकों से लड़ी जाती थी, और राइफल्स ज़्यादा एडवांस होने लगी थी। उनके बुलेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके थे, ज़्यादा रेंज मिल चुकी थी, ज़्यादा स्पीड मिल चुकी थी। वहीं पे वक्त के साथ जैसे ही
और दौर आगे बढ़ा तो बंदूकों की जगह मशीन गनों ने ली। वहाँ पे एक सोल्जर 100 कैवलरी के बराबर था, यानी 100 घोड़ों के दस्तों के बराबर था। आर्टिलरी जो थी और ज़्यादा एडवांस हो गई थी, वो काफ़ी सटीक निशाने लगाने लगे थे। यानी सोचो कि सामने से काफ़ी हॉर्सेस कैवलरी अगर किसी फौज के ऊपर अटैक करने लगी है या अटैक करके भागते हुए उनके तरफ आ रही है, तो यहाँ से जब आर्टिलरी फायर होती थी तो पहले वाली आर्टिलरी उतनी एक्यूरेट नहीं थी। अब की जो आर्टिलरी की जो बम्बारमेंट जो थी वो काफ़ी एक्यूरेट थी, काफ़ी एग्रेसिव थी और काफ़ी ज़्यादा क्षति सामने वाले दस्ते की तरफ पहुंचाती थी। ये सारे वो रीजंस थे जिस वजह से कैवलरी बैटलफील्ड के ऊपर उतनी इफेक्टिव नहीं बन पा रही थी। वो काफ़ी हद तक वनरेबल बन चुकी थी और बड़े आसानी से उनको निशाना बनाया जा सकता था। फिर दौर आया वर्ल्ड वॉर वन का। जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ तब कैवलरी के साथ किसी फौज के ऊपर अटैक करना यानी सीधा मौत के मुंह में जाने समान था। तो ये सारी रीजंस थे जिस वजह से वक्त के साथ जो कैवलरी का जो डोमिनेंस था ओवर द बैटलफील्ड वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ चुका था और उससे कैवलरी एक तरीके से बैटलफील्ड से धीरे धीरे कम होने लगी थी। लेकिन आपको क्या लगता है, कैवलरी आज बैटलफील्ड से कम्प्लीटली गायब हो चुकी है? तो उसका आंसर है नहीं, कैवलरी गायब नहीं हुई, कैवलरी इवॉल्व हुई। आज के वक्त के अंदर जो कैवलरी है, यानी जो आज से कुछ सालों पहले जो कैवलरी का रोल था वो घोड़ों से थ्रू अटैक होता था, यानी जो घोड़े अटैक करते थे उसे हम कैवलरी चार्जेस मानते थे। आज के वक्त में ये जो कैवलरी चार्जेस है वो कन्वर्ट हो चुका है टैंक चार्जेस के अंदर, यानी जो रोल पहले घोड़े निभाते थे आज के वक्त में बैटलफील्ड के ऊपर ये रोल टैंक्स निभाते हैं। यानी घोड़े कोई जगह आज के वक्त में आर्मर और स्पीड ने ले ली, जो कि आज की दौर की नई कैवलरी है। वक्त जैसे और आगे बढ़ता चला गया, यानी वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब वक्त और आगे बढ़ता चला गया तो आर्मर व्हीकल्स आ गए, साथ में हेलीकॉप्टर काफ़ी बेहतर बनने लगे जो कि बैटलफील्ड के हिसाब से भी इस्तेमाल होने लगे, जिसे आज के वक्त में एयर कैवलरी कहा जाता है। तो कैवलरी जस्ट इवॉल्व हुई है। वो जो घोड़ों के रूप में पुराने वक्त में जो ज़माने में यूज़ होती थी, आज के वक्त में वो आर्मर और स्पीड के हिसाब से बैटलफील्ड को डोमिनेट करती है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जाने से पहले बस एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वर्ल्ड वॉर वन के अंदर अगर मशीन गन्स ना होते तो क्या आपको लगता है कैवलरी बैटलफील्ड को डोमिनेट कर सकती थी? और अगर कर सकती थी तो वर्ल्ड वॉर वन का जो वे था लड़ने का वो क्या हो सकता था? यानी जिस तरह से बैटलफील्ड ट्रेंचेस के अंदर लड़ी गई थी वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, क्या वो ट्रेंचेस के थ्रू ही लड़ी जाती या इसका रूप अलग होता? अगर मशीन गन्स ना होती तो कैवलरी की वजह से क्या ट्रेंचेस वॉरफेयर होता या ना होता? आप आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। बाकी आपको अगर मेरा वीडियो आज का अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार मिलिट्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के रिगार्डिंग और भी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल ले स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।